स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में क्लास 10th रिप्रोडक्शन चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज जानेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे पहले साइकिल क्या होता है? सर साइकिल दो पहियों पे चलता हो साइकिल? नहीं। मोटरसाइकिल? नहीं। साइकिल इज नथिंग बट द थिंग्स विच फॉलो पर्टिकुलर साइक्लिक ऑर्डर। जैसे कि आपका ऑक्सीजन साइकिल हो गया, क्लास 9th में सीखा है। ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल सीखी है, नाइट्रोजन साइकिल सीखी है, वाटर साइकिल भी हमने सीखा है। कैसे पानी जो है वेपर्स बनता है, वेपर से वापस रेन बन जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट ऑल्सो फॉलोज अ साइक्लिक ऑर्डर। और यहां पे नंबर ऑफ डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन पे क्या चीजें हो रही है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो साइकिल होती है उसका एक ड्यूरेशन होता है। आफ्टर एवरी 28 डेज, मतलब अप्रोक्सीमेटली एक मंथ में ये साइकिल रिपीट होती है। सपोज फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, 28 डे पे खत्म हुआ, वापस फर्स्ट से चालू 28 डे पे खत्म। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मंथली है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी इन अ गर्ल। 12 to 13 इयर्स में प्यूबर्टी हिट होती है और यहां पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होती है। कब स्टॉप होती है? सो एट द एज ऑफ 45 to 50 इयर्स ये साइकिल स्टॉप हो जाती है। इनके लिए भी एक टर्म्स है, वो हम बाद में सीखेंगे। अब यहां पे कौन से स्टेप्स जुड़े हुए हैं? यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे स्टेप्स है। ये वाले स्टेप्स हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, साइकिल जो है 1 to 28 डेज की साइकिल है, वो हमको क्लियर है। पहला जो स्टेप है मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग। तो सपोज डे 1 से स्टार्ट किया, 1 से 5th डे तक ये फेज चलेगा जिसमें ब्लीडिंग होगा, मेंस्ट्रुअल अकर होगा। सेकेंड, आफ्टर द 5th डे, फ्रॉम 5th डे टू 14th डे ऑफ अ मंथ ऑन अ गिवन साइकिल, रीजनरेशन ऑफ यूटेराइन वॉल, एंडोमेट्रियम की जिसको वॉल बोलते हैं, उसका रीजनरेशन होगा। थर्ड स्टेप है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसका नाम है ओव्यूलेशन। ये ओव्यूलेशन 14th डे पे होगा, एग्जैक्टली एट द 14th डे। तो आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, साइकिल 1 to 28 डेज की है, तो इसमें हाफ 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। फोर्थ, सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स एंड वेटिंग पीरियड जो होगा वो 14 to 28th डे का होगा। यहां पे बहुत सारे हार्मोन सिक्रीशन होंगे या वेटिंग होगा। वेटिंग किसका होगा वो भी देखेंगे। पहला फेज स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे, इट इज अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग। अब ये जो मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग का फेज है वो समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं। जो पिछली वीडियो में हम लोग ने सीखा हुआ है कि जब भी यहां पे फॉलिकल जो है, फॉलिकल मतलब अनराइप एग है, दैट कन्वर्ट्स इनटू अ मैच्योर एग, ओवम, और वो ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब में चले जाता है। अब ये फैलोपियन ट्यूब में जब चले जाता है तभी यहां पे एट द सेम टाइम जो यूटेरस की वॉल है, दैट इज एंडोमेट्रियम की वॉल, वो थिक वॉल हो जाती है, ताकि यहां पे अगर कोई स्पर्म आया एंड फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बच्चा है उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको फूड चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए यहां पे जो वॉल है वो थिक हो जाती है, और ये जो वॉल है इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आ जाती है। और हम लोग ये जो वर्ड है उसको हम लोग ने नाम दिया था इम्प्लांटेशन, जहां पे जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा ऑन दिस थिक वॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने ऑलरेडी सीखा हुआ है। बट सपोज अब ये जो स्पर्म है, ऑब्वियसली इट इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, राइट? स्पर्म जो है वो अवेलेबल नहीं होगा, बट यहां पे एग जो है वो तो बन रहा है ना? तो फीमेल के बॉडी में ये एग तो बन ही रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो फेज है उसमें क्या होता है, अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है
तो स्पर्म अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा फर्टिलाइजेशन, काहे का न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों डेवलपमेंट करना जरूरी है अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है? तो स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, ये जो थिक लाइन है, थिक वॉल ऑफ यूटेरस है जिसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन ऑफ यूटेराइन वॉल, और सारा का सारा जो ब्लड है अलोंग विथ डिफरेंट सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल, वो ब्लीडिंग के थ्रू वजाइना से बाहर निकल जाता है, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। अब ये जो फेज होता है वो 1 to 5 डेज के लिए लास्ट करता है। स्टार्ट ऑफ द मंथ में 1 to 5 डेज के लिए यहां पे होगा, हैवी फ्लो होगा सेकेंड और थर्ड डे पे, एंड अलोंग विथ द ब्लड कैपिलरीज एंड दिस वॉल, इसके अंदर जो एग होता है, वो जो डेड एग है वो भी क्या हो जाता है, वो भी रिमूव हो जाता है। ये कौन से केस में होगा? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब। सो इन द फर्स्ट फेज यूटेराइन वॉल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग वाया वजाइना। अब स्टूडेंट्स ये जो यूटेराइन वॉल जो है वो रिमूव क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, एम्ब्रियो नहीं आएगा, तो फिर न्यूट्रिशन वगैरह दे के फायदा नहीं है, तो ब्लीडिंग हो जाता है और यूटेराइन वॉल ब्रेक हो जाती है। अब सेकेंड फेज में क्या होगा, वही यूटेराइन वॉल जिसे हम एंडोमेट्रियम की वॉल बोलते हैं, इट बिगिंस टू रीजनरेट इटसेल्फ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम 5th डे टू 14th डे, साइकिल का 5th डे से 14th डे में यहां पे आप देख पाओगे जो लाइनिंग है वो वापस रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अंदर वापस ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो होता है ये विद द हेल्प ऑफ हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन। सो ईस्ट्रोजन विल हेल्प टू फॉर्म अ वॉल ऑफ यूटेराइन, इसे हम रीजनरेशन ऑफ यूटेराइन फेज बोलते हैं। अब ये रीजनरेशन क्यों हुआ है ना, तो रीजनरेशन इसीलिए हुआ बिकॉज वी डोंट नो व्हेन द स्पर्म इज गोइंग टू अटैक। हमको पता नहीं है स्पर्म कब अटैक होगा, है ना, स्पर्म का कभी अटैक होगा पता नहीं है, तो ये सिस्टम को भी पता नहीं है, स्पर्म कभी भी आ सकता है। तो हमको हमारा जो ओवम है वो तो रिलीज करना ही है, उसी के साथ साथ हमको ये वॉल का भी प्रिपरेशन रखना है, ताकि अगर कोई मंथ में स्पर्म एंटर कर गया तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन होगा, और तब ये जो यूटेराइन वॉल है उसके मदद से हम लोग ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन करेंगे। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फेज इज ओव्यूलेशन। अभी ओव्यूलेशन नाम से ही पता चल रहा है समथिंग रिलेटेड टू ओवम। अभी जो ओव्यूलेशन होता है इट अकर्स ऑन 14th डे ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल विच इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज, 1 to 28 डेज होता है स्टूडेंट्स। तो 14th डे पे ओव्यूलेशन अकर होगा। अभी ओव्यूलेशन क्या है स्टूडेंट्स? द रिलीज ऑफ ओवम और एग फ्रॉम एन ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन में क्या होगा, जो एग है स्टूडेंट्स वो रिलीज हो जाएगा एंड कहां चले जाएगा, फैलोपियन ट्यूब की फनल में, फनल से चले जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। सो ये रिलीज होना, इसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ अनराइप एग इज प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉलिकल है स्टूडेंट्स, ये मैच्योर एग में कन्वर्ट होते हैं आफ्टर स्टिमुलेटिंग विथ द हार्मोन नोन एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हमने स्टडी किया है। तो फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करेगा और यहां पे जो बनाएगा उसे हम ओवम या एग बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉलिकल है ये ओवम पहले बन जाता है ओवरी के अंदर। ठीक है, फिर ये ओवरी के अंदर से ये बाहर आता है। जो एग है वो क्या होता है स्टूडेंट्स,
जो एग है वो क्या आता है, बाहर आ जाता है। इसे टूट के जैसे अंडे में से बाहर आती है चीजें, वैसे ही एग क्या है, इसमें से रिलीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, तो ये एग जो है ब्रेक डाउन हो गया और यहां से ये रिलीज हो गया। ये रिलीज हुआ, उसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये रिलीज होगा तो क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन बहुत जरूरी है। ओव्यूलेशन मतलब एग का मैच्योर होना और फेलोपियन ट्यूब में जाना फॉर द फर्टिलाइजेशन। नाउ फोर्थ स्टेज इज सेक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स एज वेल एज वेटिंग पीरियड। तो स्टूडेंट्स यहां पे 14th डे पे ओव्यूलेशन होने के बाद फ्रॉम 14th to 16th day egg will wait for sperm for the process of fertilization। मतलब एग जो है वो बन चुका है, अब वो 2 दिन वेट करेगा। 14th डे पे वेट करेगा, 15th डे पे वेट करेगा, 16th डे पे भी वेट करेगा और देखेगा कोई स्पर्म वगैरह आ रहा है कि नहीं, कोई चांस है कि नहीं फर्टिलाइज होने का। देन अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, 16th डे तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन जो एग है या ओवम है वो इट विल बी डेड। इट इज नॉट लाइक स्पर्म। स्पर्म का लाइफ स्पैन 5 डेज तक रहता है, बट जो एग है उसका लाइफ स्पैन 2 डेज से ज्यादा नहीं होता। सो यहां पे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग विल बी डेड। वापस से क्या होगा, 28 डेज तक क्या होगा वहां पे 14, अगर 16th डे पे कुछ नहीं हुआ तो फ्रॉम 16th डे टू 28th डे यहां पे जो लेवल है हार्मोन का वो कम होते जाएगा। हार्मोन का लेवल कम होगा। कौन सा हार्मोन है वो भी मैं बता रहा हूं। हार्मोन का लेवल कम होगा एंड वापस 1 to 5th डे के लिए मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। उसमें वापस ये वो जो वॉल है वो वापस टूटने लगेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एग फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म ने हल्ला बोल कर दिया, हमला कर दिया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद वो जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज टू मेंटेन द थिकनेस ऑफ अ यूटेराइन वॉल। वो मेंटेन करने का काम एक हार्मोन करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। वो प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन जब हुआ वहां से लेके 28th डे तक वो थिक लाइन को मेंटेन करने की कोशिश करेगा और फीमेल की बॉडी के अंदर ये जो लेवल है हार्मोन का वो एकदम बढ़ जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, 16th डे तक कोई स्पर्म आया नहीं, तो एग मर जाएगा और ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन उसका लेवल कम हो जाएगा। लेवल कम हो जाएगा तो जो वॉल है वो धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन होने लगेगी एंड द मोमेंट इट गेट्स ब्रेक डाउन 1 to 5th डे पे वापस साइकिल रिपीट होगी और पहला फेज आ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन का पहला फेज आ जाएगा। 1 और 2 वीक्स तक तो पता नहीं चलता है, बाद में तो पता है कि हम लोग का जो फीमेल बॉडी है उसका वूम जो है वो एनलार्ज हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन चेक करते हैं ब्लड के अंदर। अगर ब्लड के अंदर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ है, क्योंकि मेंटेन रखना पड़ेगा यूटेराइन वॉल को। और अगर हार्मोन का लेवल कम है तो बोलेंगे भाई प्रेगनेंसी नहीं है। तो ये 4 फेजेस में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखा। साइकिल को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सीखेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ डेज लिए हैं, हम वाई पे देखते हैं कौन सा प्रोसीजर होने वाला है। सो टोटल नंबर ऑफ डेज आर 1 to 28 डेज। आफ्टर 28 डेज रिपीट होगा ये साइकिल। सो सबसे पहला फेज था 1 to 5 डेज का, वो आपको पता है स्टूडेंट्स। 1 to 5 डेज के बीच में क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 to 5 डेज के बीच में मेंस्ट्रुएशन अकर होगा, जिसे हम बोलते हैं ब्लीडिंग। अब ये ब्लीडिंग क्यों होगा स्टूडेंट्स, तो ऑलरेडी यूटेरस ने एक वॉल बना के रखी हुई है, एग ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो चुका था। अब स्पर्म वहां पे नहीं आया, फर्टिलाइजेशन अकर नहीं हुआ, तो यूटेरस वॉल जो है वो लाइफ टाइम तो रहती नहीं है। ब्लड वेसल जो है वो क्या करेंगे, अपने आप ब्रेक हो जाएंगे एंड मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग अकर होगा 1 to 5 डेज के बीच में। द हैवी फ्लो इज ऑन 2nd and 3rd डे। अब हम आगे जाएंगे तो
ब्रेकडाउन हो गई, लेवल ऑलरेडी ब्रेकडाउन हो गया, जो लेयर थी वो ब्रेकडाउन हो गई। अब 5th to 8th डे में अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो 5th to 8th डे में क्या, 5th to 14th डे में, सॉरी 5th to 14th डे में क्या होगा, यहां पे रीजनरेशन होगा, वापस क्या होगा, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ऑफ यूटेराइन वॉल, एंडोमेट्रियम की वॉल, उसका रीजनरेशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे रीजनरेशन होगा विद द हेल्प ऑफ हार्मोन नोन एज एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन क्या करेगा, ये बिल्डिंग द यूटेरस वॉल में हेल्प करेगा बिल्ड करने में, एंड 5th to 14th डे के अंदर ये सारी प्रोसीजर होगी। देन 14th डे पे, यहां पे 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। 14th डे पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 14th डे, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली 14th डे, राइट। So exactly at 14th day, ovulation occurs, the follicle will get mature and वहां से egg release होगा, सीधा का सीधा funnel of oviduct में जाएगा on 14th day। अब egg आ चुका है, egg का लाइफ स्पैन 24 hours to 48 hours रहता है, तो till 16th day यहां पे जो होगा that will be a waiting period, that will be a waiting period, जहां पे ओवम जो है वो एक जो है वो वेट करेगा स्पर्म के लिए टू गेट फर्टिलाइज। 16th डे के बाद वो क्या हो जाएगा, ओवम विल बी डेड। तो यहां पे ओवम डेड, ओवम इज डेड नाउ, अब कुछ काम का नहीं है। अब 16 to 28 डे में यहां पे दो कंडीशंस आती हैं, तो मैं यहां पे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 दोनों भी लिख देता हूं। तो कंडीशन नंबर 1 में अगर एग फर्टिलाइज हुआ, इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हुआ, तो स्टूडेंट्स यहां पे जो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है दैट विल गेट इंक्रीज, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। द यूटेरस वॉल थिकनेस इज एज इट इज, वी नीड टू मेंटेन द वॉल ऑफ यूटेरस का थिकनेस ताकि अच्छे से इम्प्लांटेशन हो। तो ये जो रीजन है 16 to 28 डेज का, वहां पे सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाएगा। ये जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन है वो भी एग के मदद से होता है, दैट इज वेरी डीप टॉपिक, वहां पे नहीं सीखेंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन के बाद यहां पे बच्चे का इम्प्लांटेशन होगा और वहां पे बेबी जो है उसको न्यूट्रिशन और ग्रोथ मिलेगा। अगर यहां पे दूसरा कंडीशन, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो स्टूडेंट यहां पे अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है दैट लेवल विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और थिक वॉल जो है उसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर हुआ नहीं है, एग आया नहीं है, तो न्यूट्रिशन किसको देंगे। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे 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 करके 28 डे तक कम हो जाता है और यूटेराइन वॉल जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होती है। यूटेराइन वॉल ब्रेक होना स्टार्ट होती है तो आफ्टर 28 डे वापस 1 to 5 में यहां पे रिपीटेशन होगा। अगर आप देखेंगे तो 1 to 5 में वापस क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग अकर होगा। अब अगर बच्चा फर्टिलाइजेशन, बच्चा आ गया, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स जो ये 1 to 5 डेज है ब्लीडिंग का फेज वो नहीं आएगा, बिकॉज जो ब्लड वेसल्स हैं दे आर नाउ बिजी विद द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स टेम्पररीली व्हेन ओवम गेट्स फर्टिलाइज एंड वुमेन गेट प्रेग्नेंट। ये स्टॉप हो जाएगा, एज वेल एज जो लैक्टेटिंग वुमेन रहती है उनके इसमें भी टेम्पररीली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। अगर आगे बात करेंगे, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्च। तो जभी भी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा गर्ल चाइल्ड को, तो उसे हम बोलेंगे मेनार्च एट द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स ये होता है। तो वो सिचुएशन को हम लोग ने नाम दिया हुआ है मेनार्च। द परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन वुमेन इज कॉल्ड मेनोपोज। तो ये दो वर्ड याद रख लेना, मेनार्च एंड मेनोपोज। जहां पे मेनोपोज की एज होती है 45 to 50 ईयर्स, तो 45 और 50 ईयर्स के बाद में यहाँ पे
नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, नो ओव्यूलेशन, नो एग प्रोडक्शन, तो यहां पे बच्चा पैदा होने का सवाल नहीं होता इन नॉर्मल कंडीशन। ऐसे तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। टॉपिक इज बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो बर्थ कंट्रोल होना जरूरी है स्टूडेंट्स। जैसे हमने देखा आफ्टर द फर्टिलाइजेशन न्यू बेबी बॉर्न, तो यहां पे अगर हमने उसे कंट्रोल नहीं किया तो पॉपुलेशन तो ड्रास्टिकली अभी बढ़ ही रहा है स्टूडेंट्स। तो आफ्टर पॉपुलेशन मतलब मेटिंग ऑफ फीमेल एंड मेल, द पॉपुलेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो वो पॉपुलेशन को स्टूडेंट्स कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आप में इनफ अवेयरनेस है, इफ यू आर अवेयर अबाउट द बर्थ कंट्रोल मेथड्स, देन वी कैन प्रिवेंट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो स्टूडेंट्स, बर्थ कंट्रोल कैन बी डन बाय प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल। फीमेल को प्रेग्नेंट होने से बचाना, जिससे हम बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली है, हम दो हमारे दो पहले हुआ करता था, अब हम दो हमारा एक ही इनफ है ना स्टूडेंट्स। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा और बूस्ट हो जाएगा। डेली बहुत सारा पॉपुलेशन देखो कितना इंक्रीज होता है डे बाय डे, ठीक है। सो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये वर्ड याद रख लेना, प्रिवेंट करना मतलब कॉन्ट्रासेप्शन। और ये प्रिवेंट करने की डिफरेंट मेथड्स है। पहली है बैरियर मेथड, इन विच वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ बैरियर बिटवीन द फीमेल एंड अ मेल एग। सेकेंड इज केमिकल मेथड, जिसमें हम केमिकल की हेल्प लेंगे, जिसमें हम दवाइयों की हेल्प लेंगे, ओरल पिल्स की हेल्प लेंगे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। एंड थर्ड इज सर्जिकल मेथड, इन विच सेवरल ऑपरेशंस आर इन्वॉल्व, सर्जरीज आर इन्वॉल्व। सो हर एक बर्थ कंट्रोल मेथड को डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला मेथड है बैरियर मेथड। तो एक बैरियर का आ जाना जिससे फीमेल एंड मेल गैमेट फर्टिलाइज नहीं होना चाहिए। तो ये जो बैरियर्स है, या तो वो मेल के बॉडी पे हो सकता है, या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे लग सकता है। तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे लगता है जिसे हम कॉन्डम्स बोलते हैं, एंड जो फीमेल है उसे उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे लगता है उसे डायफ्राम बोला जाता है। बोथ आर कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये एक बैरियर ला देते हैं इन बिटवीन द गैमेट्स। तो जब भी, या यहाँ पे जरूरी नहीं है दोनों ने पहना होना चाहिए, दोनों ने अटैच किया होना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर मेल ने कॉन्डम्स का यूज किया है तो फीमेल नहीं करेगी तो भी चलेगा। तो जब स्पर्म रिलीज होगा पॉपुलेशन के टाइम पे, तब कॉन्डम्स जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करेंगे एंड स्पर्म को वो जाने देंगे नहीं, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो पॉसिबल। अब ये जो बैरियर मेथड है ये बहुत रिलायबल मेथड है एंड बहुत प्रिफरेबल मेथड है, बिकॉज एक प्रेगनेंसी तो ये डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगा। इसके साथ साथ ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज लाइक एड्स जो है उसे वो फैलने से रोकेगा। तो एसटीडी जो है, एड्स है, बहुत सारे अलग अलग है, साइफिलिस है, गोनेरा है, बहुत सारे डिजीज को ये रोकता है, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। देन सेकेंड आता है केमिकल मेथड। तो रिलायबल एंड प्रिफरेबल मेथड इज बैरियर मेथड, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। सेकेंड इज केमिकल मेथड, जिसमें केमिकल्स का यूज करेंगे। तो ये जो मेथड है मेजरली वुमेन जो है वो प्रिफर करती है ओरल पिल्स और वजाइनल पिल्स का। जो ओरल पिल्स है जिसमें हम लोग ने जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं मालाडी, सहेली, आईपिल, ये सारे एग्जाम्पल है जो अगर एट द राइट टाइम लिया गया तो प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे प्रिवेंट हो जाएगी। आपके बहुत सारे प्रेगनेंसी की जो पिल्स होती है वो यहाँ पे हेल्प करती है। ओरल पिल आपको हेल्प करेगी प्रेगनेंसी अवॉइड करने में। यहाँ पे कुछ होता नहीं है, ये केमिकल्स की वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं एंड जो इम्प्लांटेशन है वो अकर होता नहीं है। इसके साथ साथ वजाइनल पिल्स का भी यूज होता है जिसमें स्पर्मिसाइड होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, ठीक है। स्पर्मिसाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म को किल कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। केमिकल मेथड में देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट मेथड जिसका नाम है इंटरयूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। एक डिवाइस होता है स्टूडेंट जिसका नाम है कॉपर टी। ये कॉपर टी को फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। सपोज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग ने कॉपर टी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर जाता है। ये टी लाइक स्ट्रक्चर होता है।
ये कॉपर आयन रिलीज करता है। कॉपर के आयन क्या करते हैं, जो स्पर्म एंटर होगा उसे वो मार डालेगा। इसके साथ साथ अगर शायद से स्पर्म पहुंच भी गया, स्पर्म क्या है हमारा स्पर्म सोल्जर है ना, कैसे भी करके पहुंचेगा। तो अगर पहुंच भी गया तो यहाँ पे ये टी शेप की वजह से जो यूटेराइन वॉल है वो अनस्टेबल हो जाएगी, वो बराबर से प्रिपेयर नहीं कर पाएगी अपने आप को एंड इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो ये कॉपर टी भी एक डिवाइस है, बट केमिकल मेथड जो है इनके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे कि ओरल पिल्स है, इसके साइड इफेक्ट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है एंड अगर फर्दर हम लोग को आगे फ्यूचर में वुमेन को प्रेग्नेंट होना है तो बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। अब ये केमिकल मेथड के बाद आता है सर्जिकल मेथड। केमिकल मेथड का और एक ड्रॉबैक है, ये एसटीडी को प्रिवेंट नहीं करता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट नहीं करता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। थर्ड इज सर्जिकल मेथड विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव एंड इट कैन नॉट बी रिवर्सिबल। अब सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मेल में इसे हम बोलते हैं वैसोटॉमी, फीमेल में बोलते हैं ट्यूबोटॉमी। अब इसमें होता क्या है, मेल की अगर बात करूं तो मेल के जो स्पर्म होते हैं वो वास हुए आगे ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वास डिफरेंस है उसके ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है इंडिविजुअली, ठीक है। तो जिससे कि यहाँ पे जो स्पर्म बने हैं वो फर्दर ट्रैवल कर सके नहीं, तो स्पर्म बेचारे की जर्नी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाती है। तो ये मेल में ऐसा किया जाता है जनरली, और ये रिवर्सिबल नहीं है, अगर आपको वापस करना है अटैच थोड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। एंड फीमेल में भी ट्यूबोटॉमी में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फेलोपियन ट्यूब है, अगर हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, तो जो फेलोपियन ट्यूब होती है स्टूडेंट्स, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसको भी इंडिविजुअली कट किया जाता है एंड इंडिविजुअली टाई कर देंगे यहाँ पे कट करके। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एग जो है वो फर्दर ट्रैवल करेगा नहीं एंड प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। सो दिस आर द 3 मेथड्स, जिनमें से बैरियर मेथड इज 100% सक्सेसफुल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट एसटीडी, इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। सर्जिकल मेथड आर क्वाइट एक्सपेंसिव एंड द थिंग्स विच ऑलरेडी डन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, द डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड एसटीडी। मतलब अगर मेल या फीमेल में से किसी को भी डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, और ये कब होगा, जब पॉपुलेशन होगा या जब मेटिंग होगा, तभी ही ये डिजीज ट्रांसफर होगा, जिसे हम बोलते हैं एसटीडी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एसटीडी के 3 एग्जाम्पल्स हैं, गोनेरिया एंड साइफिलिस। दिस बोथ आर बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड है इससे तो वो अगर किसी और के साथ मेटिंग करता है, कॉपुलेशन करता है, तो ये ट्रांसफर होता है। अब ये जो बैक्टीरिया से होता है ऑब्वियसली इट इज क्योरेबल। इसके सिम्टम्स क्या है, तो यूरिनेशन के वक्त यहाँ पे हम लोग को बर्निंग सेंसेशन होती है यूरिनेशन के वक्त, प्लस यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है। यूरेथ्रल डिस्चार्ज मतलब पस जो है वो रिलीज होता है, आने लगता है पस फ्रॉम विच पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। तो गोनेरिया एंड साइफिलिस दोनों भी क्योरेबल है। थर्ड एंड डेंजरस डिजीज इज एड्स, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब आपके इम्यून सिस्टम की वो वाट लगा देता है। आपके बॉडी के अंदर सोल्जर्स हैं जो फॉरेन पार्टिकल से या डिजीज से या बैक्टीरिया से या वायरस से आपके बॉडी की रक्षा करते हैं। तो एड्स जो है वो आपके इम्यून सिस्टम की ही वाट लगा देता है, जिसके वजह से आप एड्स से तो नहीं मरेंगे बट आप बाकी के डिजीज आप पे अटैक कर लेंगे और आप उसकी वजह से मर जाओगे। तो सो फार एड्स की कोई दवाई नहीं है। हाँ, आप जो एड्स हो गया है जिसको, वो उसका लाइफ स्पैन इंक्रीज कर सकता है, बट ऑब्वियसली उसका डेथ पक्का है। अब ये जो एड्स होता है वो वायरल डिजीज है, एचआईवी से होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये कोई भी इंफेक्टेड पर्सन से जो है फीमेल या मेल में से ट्रांसफर हो सकता है। सो एड्स जो है वो डेंजरस है एंड इट इज डेडली। गोनेरिया एंड साइफिलिस आर curable. So this are sexually transmitted disease. With this we are winding up with this chapter reproduction
एंड आवर लेक्चर ऑल्सो। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो स्टूडेंट्स लाइक जरूर कर देना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।